नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए 17 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि सामान्य ज्ञान में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ऑप्शन है दही, इमली, पालक, सिरका। आप लोग कमेंट करके बताइए किसमें लैक्टिक एसिड होता है। देखिए दोस्तों, लैक्टिक एसिड दही में होता है। यहाँ पर दही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इमली लिखा गया है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। पालक लिखा गया है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए दोस्तों, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कामायनी, आंसू और लहर, ये प्रसिद्ध पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी की है। और माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा हिम तरंगिनी साहित्य देवता, ये प्रसिद्ध पुस्तक माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, ये सभी प्रसिद्ध पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। किसे किसे दिया गया है नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा नाम है MS स्वामीनाथन, तीसरा नाम है PV नरसिम्हा राव, चौथा नाम है दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी, पांचवा नाम है चौधरी चरण सिंह। तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। क्या है? 1930 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। यहाँ पर महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात का
प्रसिद्ध त्योहार नवरात्र और कच्छ उत्सव है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो गोची महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो गंगा दशहरा यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, योजना मंत्रालय। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है। यहाँ पर गृह मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली, मुंबई। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 2019 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदलना। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र यह आपका लखनऊ में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कानपुर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? बंगलुरु में है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। G20 का पूर्ण रूप क्या है, आप लोग बताइए। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए G20 का पूर्ण रूप क्या है। देखिए दोस्तों, G20 का पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन जो कि विश्व की सबसे बड़ी घाटी है, यह दोस्तों कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कोलोराडो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई 2017 से दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की व्यवस्था को लागू किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी कब लागू किया गया भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, भूटान, नेपाल। देखिए दोस्तों, भारत की भूमि सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। ठीक है। मालदीव और श्रीलंका की भूमि सीमा दोस्तों भारत से नहीं लगती है। मालदीव के साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका मालदीव बिल्कुल राइट हो जाएगा। मालदीव के साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है, भूमि सीमा भारत से इसकी नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर भूमि सीमा के बारे में पूछा गया है। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है और मुद्रा रूपिया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आप लोग बताइए, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, टोक्यो एशिया महाद्वीप में स्थित जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और चीन की राजधानी क्या है? आप लोग बताइए। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, थंगका सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। सिक्किम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की लोकप्रिय कला शैली मधुबनी पेंटिंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा की पट्टचित्र कला है और पश्चिम बंगाल की पटुआ कला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी दोस्तों विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है और इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। ठीक है। यह दोस्तों जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। यह नदी डेल्टा के बजाय दोस्तों एस्चुअरी बनाती है और यह विध्वंस घाटी से होकर बहती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रसिया लोकगीत में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से यह ब्रज में लोकप्रिय भी है। ठीक है। कजरी की बात कर लेते हैं। कजरी दोस्तों मानसून के महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, इसे याद रखिएगा। चरकुला की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है चरकुला। ख्याल की बात कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थान का हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक है ख्याल, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2023 में वस्त्र मंत्रालय ने जूट पटसन उत्पादन करने वाले, यहाँ पर जूट या पटसन आपका राइट हो जाएगा, जूट पटसन उत्पादन करने वाले किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय जूट निगम लिमिटेड द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों को लॉन्च किया है। ठीक है। तो यहाँ पर जूट पटसन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और स्कंदगुप्त ने दोस्तों सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, नंदलाल बोस, श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात कर लेते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के सेग्री शहर में किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का सह अस्तित्व साथ में हो, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार के विरोध स्वरूप सरकार से प्राप्त अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और कोमागाटा मारू हादसा कब हुआ था? यह दोस्तों 1914 में हुआ था। और लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन उत्पादन से है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा थे। सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है?
ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा पेपरलेस व्यवस्था बनाना तथा नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, 2 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यायात्सू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। यायात्सू भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। कितनी है, 160 है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। यहाँ पर श्री गोविंद वल्लभ पंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिसमें दोस्तों आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बाद उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है। ठीक है। तेलंगाना राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, इसलिए तेलंगाना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला। नीलगिरी श्रृंखला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न 17 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार यूपी पुलिस री एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।